वेलकम टू कोणार्क बायोलॉजी क्लासेस। कैसे है बच्चे पर कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है? चलो आज का हमारा तीसरा लेक्चर बच्चों ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपको क्या क्या सीखना है, कौन कौन से कंसेप्ट है, कौन कौन से कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, उस कंसेप्ट पर हम फोकस करते हुए आगे जा रहे हैं। अभी तक हमने सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट जो है आपको अच्छी तरह से हम समझाना चाहते हैं कुछ कंसेप्ट, ताकि वो आगे चलकर सिलेबस में आपको अच्छे से काम आ सकते बच्चों। तो हम बेसिक कंसेप्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं। अभी क्या आप ये एनिमल को पहचान पा रहे बच्चों? ये जो एनिमल आपको यहाँ पर दिख रहा है तो ऑक्टोपस, डेविल फिश, और इसका फाइलम कौन सा है बच्चों? मोलस्का इसका फाइलम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे दिस इज अ डेविल फिश, इसको बोला जाता है शैतान। आप समझ सकते हो कि ये कितना खतरनाक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एनिमल हो सकता है। तो डेविल फिश ऑक्टोपस बिलोंगिंग टू व्हाट? मोलस्का के बारे में यहाँ पर आप एक अच्छा सा उसका पिक्चर देख पा रहे बच्चों कि किस तरह से वो मूवमेंट कर पाता है। ओके, अभी यहाँ पर हम आगे जाते बच्चों, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर आज की टर्मिनोलॉजी अगर यहाँ पर शुरुआत करते बच्चों, तो आज का पहला टर्म्स है मैं यहाँ पर है देयर इज ऑक्टो। ऑक्टो यहाँ पर दिया है बच्चों। तो ऑक्टो का मतलब 8 होता है, और यहाँ पर ऑक्टो से आप देखेंगे अक्टूबर या ऑक्टोपस देख सकते हैं। ऑक्टोपस जो कि मैंने आपको दिखाया कि ऑक्टोपस, एंड इसको 8 आर्म्स होते हैं, एंड दैट्स द नेम इज गिवन ऑक्टोपस। तो आप यहाँ पर समझ रहे बच्चों, ऑक्टो से बन सकता है ऑक्टोपस, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर कि ऑक्टो से ऑक्टोपस बनता है बच्चों। बाद में सैप्रोस शब्द का मतलब क्या होता है? डेड होता है या रॉटन होता है। तो इससे शब्द बनता है सैप्रोफाइट या सैप्रोजेनिक। सैप्रोफाइट मतलब क्या था बच्चों? जैसे डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे, दिस इज अ डायग्राम ऑफ म्यूकर, कि म्यूकर इज अ डिराइव्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड डिगिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे बच्चों, दिस इज अ डायग्राम ऑफ व्हाट? द म्यूकर। म्यूकर की डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, डायग्राम ऑफ व्हाट? म्यूकर। आप देख पा रहे हैं जैसे सब टेरिटियन, हाइपी यानी सब टेरिटियन। अभी यहाँ पर सब का मतलब क्या था बच्चों? बिलो। अब यहाँ पर सब का मतलब होता है बिलो, और टेरिटियन का मतलब क्या था बच्चों? टेरिटियन मतलब सॉइल। तो ये कंसेप्ट आप देखोगे, टेरिटियन मतलब क्या था यहाँ पर? सॉइल उसका मतलब होता है। तो ये कंसेप्ट आपका ध्यान रखना पर। सो सब टेरिटियन की बात जब यहाँ पर आप करते हैं, तो सब टेरिटियन का मतलब क्या था बच्चों? टेरिटियन का मतलब यहाँ पर सॉइल होता है, और सब मतलब बिलो। तो इस तरह से आपको पता है कि फंजाई की जो बॉडी बनती है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हाइफी। तो ज़मीन की नीचे के हाइफी है, और कुछ हाइफी एरियल होते हैं बच्चों, जो हवा से मतलब ज़मीन से ऊपर आते हैं, एरियल होते हैं, हवा में होते हैं। इन्हें कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। और जिनके ऊपर आपको मिल गया ऐसे स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड स्पोरेंजियम, और जिसके अंदर आप देखेंगे स्पोरेंजियोस्पोर्स आर प्रेजेंट। और आप देख पा रहे जो एरियल हाइफी ऊपर जाती है, जो स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये यहाँ पर थोड़ा वाइडर हो जाता है, इसे कहते हैं कोलुमेला। तो एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूकर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? सैप्रोफाइट का एग्जांपल आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है बच्चों। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हियर सैप्रो। सैप्रो से सैप्रोफाइट, सैप्रोजेनिक। सो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद द सैप्रोफाइट्स आर देयर। तो सैप्रो शब्द का मतलब आपको यहाँ पर समझना है बच्चों। अगला शब्द यहाँ पर है मॉर्फो। मॉर्फो मतलब फॉर्म होता है। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी, या वी कैन से एंथ्रो मॉर्फोलॉजी। मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी की बात अगर यहाँ पर देखना है बच्चों, तो आप देखोगे कि जैसे किसी प्लांट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मॉर्फोलॉजी, तो यू कैन सी हियर दिस इज अ प्लांट। ये किस तरह से प्लांट होता है, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर इस प्लांट के अंदर यू कैन सी दिस इज अ पोर्शन दैट इज कॉल्ड रूट पार्ट विल बी प्रेजेंट हियर। दिस इज अ पोर्शन दैट इज कॉल्ड रूट पार्ट प्रेजेंट हियर। ओके, and this aerial part you can see here, if you see in the aerial part, this aerial part is nothing but it is called stem. इसे हम stem कहते हैं बच्चों। this part is called stem, इसे कहा जाता है। और इस aerial part में आप देखोगे यहाँ पर कि there is a presence, आपको इस तरह से branches आपको मिलती है, you get the presence of branches, and this is what? leaf like structures are going to present here. this leaf like structures are going to be present here. this is what? shoot apex, इसे कहते हैं shoot apex कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं हम शूट एपेक्स। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी प्लांट को आप देखते हो कि यहाँ पर यू गेट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? फ्लावर इस तरह से प्रोड्यूस होगा, तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्लावर। और इस तरह से जब आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हो, व्हेन यू स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब आप स्टडी करते हैं तो इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है बच्चों। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। व्हेन यू स्टडी द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब स्टडी करते हो, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर व्हेन यू स्टडी हर, दैट इज नथिंग बट व्हाट? इसे कहा जाता है मॉर्फोलॉजी। तो इससे ये कॉमन टर्म है बच्चों, इट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको यहाँ पर इस तरह से याद रखना है। तो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी।
उसी तरह से आगे चलकर आपको कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी भी सीखना है बच्चों। यू हैव टू लर्न द कॉकरोच मॉर्फोलॉजी, तो आपको आगे चलकर यहाँ पर कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी भी आपको सीखना है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखना, यू हैव टू लर्न योर द कॉकरोच मॉर्फोलॉजी भी आपको यहाँ पर सीखना है। तो ये कंडीशन आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर इस तरह से कॉकरोच मॉर्फोलॉजी आपको सीखना है, चाहे फिर वो मॉर्फोलॉजी एनिमल की हो या प्लांट की हो। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब आप सीखते हो तो इसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है या इसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है बच्चों। और आप जब इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करते हो, यानी आप किसी प्लांट का अगर आप सेक्शन लेते हो, वी टेक द सेक्शन ऑफ एनी प्लांट, तो जब आप सेक्शन डिटेल में देखते हैं तो इसे इंटरनल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल स्ट्रक्चर जब स्टडी करते हैं इसे एनाटॉमी कहा जाता है बच्चों। इसे कहा जाता है एनाटॉमी कहा जाता है। तो मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे चलते बच्चों, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट की तरफ यहाँ पर चलते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशंस आप यहाँ पर देखोगे कि अगला पार्ट हमें यहाँ पर देखना है, वी हैव टू सी हियर द नेक्स्ट पार्ट। हम अगले पोर्शन की तरफ चलते बच्चों यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की तरफ यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे थे ईपी। ईपी का मतलब क्या आता है बच्चों, व्हाट इज मीन बाय ईपी। तो ईपी का जो मतलब हो गया यहाँ पर ध्यान रखना कि व्हेन यू स्टार्ट फॉर ईपी कंडीशन विल बी देयर। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ईपी का मतलब अबो होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ईपी मतलब अपॉन, ईपी का मतलब क्या आता है बच्चों, यहाँ पर अपॉन होता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इससे बनता है एपिडर्मिस, आप देखते हैं ना एपिडर्मिस। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो एपिडर्मिस का कंसेप्ट अगर हमें क्लियर करना है, तो जैसे कि एक लीफ की एनाटॉमी आप देख पा रहे हैं बच्चों, तो एक जनरल लीफ का स्ट्रक्चर आगे चलकर आपको बहुत काम आने वाला है। लीफ के एनाटॉमी आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये ओपनिंग ऐसे स्टोमा कहा जाता है। दिस आर द एपिडर्मल सेल, सबसे ऊपर का लेयर है बच्चों। आप देख पा रहे हैं स्टोमा को अगर आप अंदर जाके देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर खुल रहा है। ये पैलेसिड है, पैलेसिड टिश्यू आप पैलेसिड सेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर का लेयर क्यूटिकल होता है। अपर मोस्ट लेयर इज व्हाट क्यूटिकल लेयर, उसके बाद मिलेगा अपर एपिडर्मिस, बाद में पैलेसिड मेसोफिल, ये पैलेसिड मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल, लोअर एपिडर्मिस। यानी आप सबसे यहाँ पर अपर एपिडर्मिस का इतना हिस्सा यहाँ से लेकर ये लोअर एपिडर्मिस का पार्ट है बच्चों। और इस पर एक थीन पतला सा लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसे क्यूटिकल कहा जाता है। बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पैलेसिड मेसोफिल, और यहाँ से लेकर यहाँ पर आप स्पॉन्जी मेसोफिल कहोगे। और दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ वेन्स। वेन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो वेन का अगर आप सेक्शन लेंगे तो आपको ये वेन का सेक्शन है। ऊपर का पार्ट आपको जाइलम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको फ्लोएम दिखाई दे रहा है। एंड दीज आर द स्पॉन्जी सेल एंड दिस व्हाट स्टोमा। स्टोमा स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि स्टोमा अंदर किस तरह से ओपन होता है, जिसके थ्रू गैसेस का क्या चलता है बच्चों, एक्सचेंज चलता है। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो, एक जनरल तरीके से आपकी लीफ की एनाटॉमी पता होनी चाहिए कि लीफ के एनाटॉमी के अंदर उसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टोमा के साइड में यहाँ पर गार्ड सेल भी प्रेजेंट होती है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक जनरल एनाटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। एक जनरल एनाटॉमी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यू कैन सी द वेरी गुड स्ट्रक्चर्स ऑफ व्हाट लीफ एनाटॉमी। आगे चलकर आपको ये बहुत जगह पर काम में आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया बच्चों कि एपी से बनता है एपिडर्मिस। क्या बनता है यहाँ पर, एपिडर्मिस शब्द बनता है। और उससे रिलेटेड कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर किया है कि एक जनरल तरीके से एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, एज यू आर प्रिपेयरिंग टू द नीट, यू शुड नो द जनरल एनाटॉमी ऑफ लीफ। लीफ की एक जनरल एनाटॉमी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसलिए एक डायग्राम आपको यहाँ पर दिखा दी बच्चों। अगला पॉइंट आप देखते हैं कि जब हीटेरो की बात करते हैं बच्चों, तो हीटेरो का मतलब मिक्स होता है और इससे बनता है हीटेरोजिनस। क्या बनता है, हीटेरोजिनस। तो हीटेरोजिनस आपको पता है बच्चों कि जैसे दो अलग अलग चीज़ का अगर मिक्सचर होगा तो इसे हीटेरोजिनस कहा जाता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट थिंग इज कॉल्ड एज ए हीटेरोजिनस, इसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दो अलग अलग केमिकल अगर आप एक साथ मिक्स करते हो, दैट इज ए हीटेरोजिनस मिक्सचर, इसे कहा जाता है। तो ये हीटेरोजिनस शब्द आपको कई बार यहाँ पर आता है बच्चों, तो आप इसको इस तरह से रेफर कर सकते हो। ओके, अभी ये यहाँ पर हेटेरोडॉक्स लिखा है, तो आपको इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है डिक्शनरी में। कुछ मतलब आपको खुद होकर भी डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है बच्चों। ओके, तो चलो आगे चलते, आगे की स्लाइड की तरफ चलते। तो ये हमने यहाँ पर देखा था डेविल फिश, बाद में हमने लीफ का एपिडर्मिस यानी लीफ का एनाटॉमी हमने यहाँ पर देखा था। वी आर सीन द एनाटॉमी ऑफ लीफ विल बी देयर। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों। तो वी आर स्टडी देयर द एनाटॉमी, लीफ एनाटॉमी का पॉइंट हमने यहाँ पर इस तरह से, वी आर सीन हियर एनाटॉमी ऑफ लीफ का एक बढ़िया यहाँ पर डायग्राम आपको दिख रहा है और आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, ताकि आपके आगे चलकर आपके इसके पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो लीफ का एनाटॉमी का पार्ट क्लियर हो गया बच्चों। तो यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये क्यूटिकल है, ये ऊपर की जो लेयर है इतनी क्यूटिकल है,
इसके बाद अगर आप देखते हो यहाँ पर क्यूटिकल के बाद यू कैन सी ये क्यूटिकल है, इसके बाद ये एपिडर्मिस है, उसके बाद एक पैलेसिड सेल होती है और इसके नीचे स्पॉन्जी सेल होती है, फिर से लोअर एपिडर्मिस होता है और बीच बीच में यहाँ पर स्टोमा होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ वेन, और वेन के अंदर आपको पता है जाइलेम एंड फ्लोएम जो कि वैस्कुलर टिश्यूज है। आगे चलकर आपको उसके बारे में भी समझना है बच्चों। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सैप्रोफाइट की जब हमने बात की थी बच्चों, तो सैप्रोफाइट के अंदर फंजा आते हैं और एक देख पा रहे हैं दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट मशरूम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों दिस इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम विल बी देयर। तो आप देखेंगे दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस आर हाइपी आर देयर एंड दिस इज अ स्टॉक एंड दिस आर द व्हाट, दिस इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर। और नीचे से आपको जो लाइनिंग दिखाई दे रही बच्चों, दिस लाइनिंग इज कॉल्ड गिल, इसे हम गिल्स कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना कि दिस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड व्हाट, गिल स्ट्रक्चर्स आर देयर। तो आपको एक बढ़िया स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस आर द हाइपी। और सॉइल के ऊपर नीचे ये सब टेरिटियन हाइपी आप कह सकते हैं, दे आर प्रेजेंट बिलो द सॉइल, जिन्हें आप सब टेरिटियन हाइपी कह सकते हैं। तो सॉइल के ऊपर का जो हाइपी ऊपर आने के बाद यहाँ पर बन गई फ्रूटिंग बॉडी, और फ्रूटिंग बॉडी के नीचे से आपको जो लाइनिंग मिल रही बच्चों, ये इन्हें गिल्स कहा जाता है। तो ओवरऑल फंजा की पूरी बॉडी जो बच्चों माइसिलियम से बनी होती है, माइसिलियम से बनी होती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अभी एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पर, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। लेकिन कल कुछ बच्चों ने मुझे अच्छे आंसर भेजे, लेकिन सभी ने आंसर नहीं भेजे बच्चों, तो इनएक्टिव आपको रहना नहीं है। और सभी ने नोट्स भी नहीं भेजे, कुछ लोगों ने बहुत ही बेहतरीन नोट्स मुझे भेजी है, लेकिन आदत आपको लगाना है और आपको वीडियो टाइम पर देखकर उसकी टाइम पर नोट्स बनाकर ही मुझे भेजना है। ओके, तो ये आपकी सारी एक्टिविटी पर वॉच रखा जा रहा है। तो मतलब ध्यान में रखना कि आपको डिले नहीं करना है, वीडियो देखकर तुरंत आपको नोट्स बना के उसको आप PDF बना के ऐप में आपको भेजना ही है। तो यहाँ पर आज का सवाल ऐसा है बच्चों कि आज का सवाल ऐसा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपी एंड माइसिलियम। तो एक्चुअली मैं आपके रियल एंट्रेंस टेस्ट लेता हूँ बच्चों। अभी जैसे मैंने आपको कोई एंट्रेंस नहीं ली है, लेकिन ये समझना कि आपका नॉलेज टेस्टिंग ही होने वाला है। ऑल द टाइम योर नॉलेज विल बी टेस्टेड हियर। तो ध्यान रखना कि हाइपी और माइसिलियम का डिफरेंस आपको लिखना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइपी एंड माइसिलियम, ये आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर करना है बच्चों। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हियर दिस स्ट्रक्चर। ये जो पूरा फंजा का स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पर ध्यान में आ चुका है। यू कैन अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, फंजा यानी सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट का जो पॉइंट है यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है बच्चों। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हियर द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फंजा है, आपको बहुत बढ़िया तरह से यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं हम। यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों कि हमारा हार्ट जो अभी कल मैंने इसके सारे लेवल्स आपको बता दिए थे। तो यू हैव टू गिव मी द लेबल्स, आपको डायग्राम को ड्रॉ करके मुझे लेबल भेजना है बच्चों। इसके लेबल्स आपको आज भेजना है कि इसे क्या कहेंगे। सो यू कैन लेबल, ओके, यहाँ का लेबल मुझे चाहिए, एक्सपेक्टेड है। यू कैन राइट डाउन द लेबल्स, यहाँ पर लेबल आपको लिखना है, यहाँ पर का लेबल, यहाँ का लेबल, ये कौन सा ओपनिंग है इसका मुझे नाम चाहिए, और यहाँ का इसका भी मुझे नाम चाहिए, और इससे इसका भी यहाँ से बाहर जा रहा है इसका भी मुझे नाम चाहिए। बाद में ये कौन सी वॉल यहाँ पर है। ओके, तो आप देखिए इस वॉल का नाम क्या है, यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है, और दिस एंड दिस वॉल। तो इन सभी के नाम मुझे आपको लिखकर डालना है कि हार्ट की डायग्राम ड्रॉ करो एंड गिव द ऑल लेबल्स, उसको लेबल करके आपको डायग्राम ड्रॉ करके PDF में मुझे डालना बच्चों। क्योंकि कल हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन किया था और आज आपके सामने यहाँ पर एक लाइव डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसकी वजह से आपको ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहे बच्चों। तो इस तरह से सारी पॉइंट मैंने आपको बताए थे इसके बारे में। तो यू गिव द लेबल्स टू द रिस्पेक्टिव पार्ट को लेबल करके आप मुझे यहाँ पर डालना है, ताकि एक हार्ट का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिक्स हो जाए। तो उतनी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बच्चों अच्छे से। तो यू कैन सी हियर एक एडवांस में बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज अ हार्ट विच गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट, आप इसे देख पा रहे बच्चों। ओके, तो आगे देखते हैं। अगेन यू कैन सी द हार्ट इज गोइंग टू बी कॉन्ट्रैक्ट। और हार्ट किस तरह से हमारा थोरैसिक केज इसे कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं थोरैसिक केज, इसे कहा जाता है। ओके, इसे थोरैसिक केज कहा जाता है। अभी यहाँ पर मैं आपको देता हूँ कि इसका लेबल मुझे बताना है। ये जो बोन यहाँ पर है इसका लेबल आप मुझे बताओगे बच्चों कि ये जो हड्डी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, सो व्हाट इज द टाइटल फॉर दिस बोन। ओके, और ये आपको दिखाई दे रहा है वर्टिबल कॉलम, और ये दिखाई दे रही है आपको रिब्स, दीज आर द रिब्स आर देयर, और यहाँ से बन गया थोरैसिक केज। ये जो पूरा बना है बच्चों यहाँ पर, इसे थोरैसिक केज कहा जाता है। इस थोरैसिक केज की वजह से हमारा हार्ट जो होता है
परफेक्ट उसे प्रोटेक्शन मिलता है और इस तरह से हमारे हार्ट बीट चल रही है। कल मैंने आपको वर्ड सिखाए थे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, मैंने क्या वर्ड आपको सिखाए थे वो भी क्वेश्चन आपको मुझे बताना है। ओके, इस तरह से आप इस सारे क्वेश्चन के आंसर लिखकर आप मुझे डाल सकते हो कि एक बढ़िया डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से हार्ट के अंदर रिदम चलता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है बच्चों। कैन अंडरस्टूड हियर हाउ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ हार्ट गोइंग टू बी टेक प्लेस हियर। तो इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से समझ पा रहे हो। ओके, नाउ कम टू द अनदर सेट ऑफ टर्मिनोलॉजीज आर देयर। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों की अनदर सेट ऑफ टर्मिनोलॉजी में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर ध्यान रखना कि डिस का मतलब बैड होता है या इविल होता है, इससे होता है डिसीज या डिजास्टर्स। ओके, तो डिसीज या डिजास्टर, डिसीज मीन्स एनी कंडीशन वेर इट बॉडी इज नॉट नॉर्मल फंक्शनिंग। आपकी बॉडी अगर एक नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रही है तो मतलब यू सफरिंग फ्रॉम डिसीज। डिसीज में डिस और ईज मतलब ईज मीन्स नॉट कंफर्टेबल, जब आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है मीन्स यू सफरिंग फ्रॉम डिसीज। डिसीज मीन्स नॉट ईज, मतलब जब आप अस्वस्थ हो जाते हो, आई तो दैट इज कॉल्ड डिस इज नॉट ईज। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो कई जगह पर डिसकम्फर्ट, डिसीज, नंबर ऑफ कंडीशंस, नंबर ऑफ टर्मिनोलॉजीज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम व्हाट डिस, दैट इज अ डिसएडवांटेज। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पर दो तीन शब्द दिए हैं, लेकिन आपको उससे रिलेटेड कम से कम 5 से 6 वर्ड्स आपको घर पर ढूंढना है, उसको लिख कर रखना है। इसे आपको एज ए मतलब फ़न की तरह आपको इससे सीखना है और आपको खुद होकर ऐसी टर्मिनोलॉजी के कम से कम 8-9 वर्ड आपको खुद को फाइंड आउट करके लिखना है। जो कि क्योंकि अगर कोई टीचर बोलता है कि मैं 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी हमेशा बच्चे को बोलता हूँ कि आप 11वीं में आए हो, मतलब आप 6 साल के थे, 6 ईयर व्हेन यू टेक द एडमिशन इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, उसके पहले भी 2 साल आपने पढ़ा हुआ है, मतलब 4 साल से लेकर 16 साल तक, मतलब आपके पास भी 12 साल सीखने का अनुभव है बच्चों। तो अगर हमारे पास इतना 25 साल सिखाने का अनुभव है तो आपके पास भी 12 साल सीखने का अनुभव है, इसलिए आप एक काम कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो क्रोम का मतलब क्या होता है? कलर। क्रोम का मतलब कलर, इससे बनता है बच्चों क्रोमोसोम या क्रोमैटोग्राफ, ऐसे कह सकते हैं आप। तो क्रोमैटोग्राफ या क्रोमोसोम आप इसे कह सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि क्रोमोसोम के बारे में अगर हमें देखना है तो ये कंसेप्ट है बच्चों यहाँ पर, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, जो आपको बार बार लगने वाला है। ऐसे कंसेप्ट जो आपको सिलेबस में बार बार लगने वाले हैं, इनके साथ हम अभी से एक इंट्रोडक्टरी लेवल में जाके जानकारी ले रहे हैं। अभी हम ज़्यादा डीप में जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन एक सुपरफिशियल लेवल में क्रोमोसोम के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो ये क्रोमोसोम होता है बच्चों, इन्हें कहा जाता है क्रोमैटिड्स। ये है सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर इसे कहा जाता है। और जो एंड होते हैं क्रोमोसोम के, इन्हें हमेशा टीलोमेर्स कहा जाता है। तो आपको बेसिक लेवल्स बेसिक कंसेप्ट जो आपके क्लियर होने चाहिए बच्चों, ये कंसेप्ट आपके जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतना आपका आगे का जो है टॉपिक अंडरस्टैंडिंग आपका बहुत बेटर रहेगा। तो इन्हें आप क्रोमैटिड्स कहते हैं, इन्हें हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इन्हें हम टीलोमेर्स कहते हैं। एंड दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोसोम, इससे कहा जाता है। तो एक क्रोमोसोम की जब हम बात करते हैं तो ये सारे टाइटल्स आपको पता होना चाहिए। और आपको पता है बच्चों कि क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम किससे बनता है? क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए। और डीएनए पर क्या होता है बच्चों? डीएनए पर होते हैं जीन्स, जैसे आपको दिखाई दे रही है डीएनए है, और डीएनए पर आप देख पा रहे हैं कि दिस इज अ क्रोमोसोम, डीएनए से बनता है और डीएनए पर जीन्स होते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक जीन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड जीन है, उसके आगे थर्ड जीन होगा, 4 जीन होगा। इस तरह से नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट, और जीन्स हमारे हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखना है कि जीन्स विल कंट्रोल और हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो आपको इसे बढ़िया तरह से क्या करना है बच्चों? अंडरस्टैंड करना है। रिगार्डिंग दिस वर्ड जीन्स के बारे में आप यहाँ पर समझ सकते हो। ओके, अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी के बारे में। अगर हम यहाँ पर देखना है तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में आप देखेंगे ल्यूना। ल्यूना का मतलब होता है मून, ये इसे ल्यूनार कहते हैं बच्चों, ल्यूनेटिक कहते हैं। या आप देखेंगे ल्यूनार मीन्स मून शेप विल बी देयर। तो कई बार आप देखोगे कि जब हमें एनीमिया हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया, तो सिकल सेल एनीमिया डिसीज आपने सुना होगा, तब आरबीसी बिकम व्हाट? मून शेप हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखता है, दैट इज व्हाट? ल्यूनार। ल्यूनार का मतलब मून शेप होता है। तो कई सारे जगह पर कई सारे शेप होते हैं,
उनको कंपेयर करने के लिए शब्द यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूना शब्द को यूज किया जाता है। ल्यूना मतलब मून शेप होता है, और कई बार आरबीसी सिकल सेल एनीमिया जो डिसीज होता है इसमें आरबीसी बिकम व्हाट सिकल शेप, यानी कि मून की तरह ल्यूनार शेप वहां पर हो जाती है, एंड दैट डिसीज इज कॉल्ड, इसे कहा जाता है बच्चों, इस डिसीज को कहते हैं दैट इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया, इसे कहा जाता है सिकल सेल एनीमिया। तो एक ध्यान में रखना कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। ओके, अगला पॉइंट, एक्सो का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सो मीन्स आउटसाइड होता है, और यहाँ पर आप एक्सोबायोलॉजी यार इसे एक्सोडस कह सकते हैं। एक्सोबायोलॉजी यानी स्पेस बायोलॉजी से कहा जाता है। तो स्पेस की स्पेशली अगर वहाँ पर स्पेस में जो ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट किया जाते हैं, स्पेस में कुछ ऑर्गेनिज्म पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, स्पेस में जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो दैट इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी, तब इसे एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है बच्चों। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। बाद में नेक्स्ट टर्म है सोम मीन्स बॉडी, तो एस वाई मीन्स सोम मीन्स बॉडी, जैसे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मतलब कलरफुल बॉडी, क्रोमोसोम मतलब क्या होता है बच्चों? कलरफुल बॉडी। तो सोम का बेसिक मतलब बॉडी होता है, तो अब इस तरह से आप देखते हैं लाइसोसोम है कि नहीं, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम। ओके, तो इस तरह से आप देखोगे कि सोम वर्ड कई बार यूज होता है, दैट इज मीन्स बॉडी। इसके अंदर आप देखोगे यहाँ पर कि साइकोसोमैटिक, साइकोसोमैटिक मतलब क्या आता है? साइकोसोमैटिक मतलब साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों। साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर मतलब जब हमारी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है तो उसके इफेक्ट हमारे बॉडी पर दिखना शुरू होते हैं। साइकोसोमैटिक का एक बड़े एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि जब एग्ज़ाम आती है और हमारा प्रिपरेशन इनफ नहीं होता है, तब हमें एक डर सा लगता है, और उस हमारे विचारों में हमें साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होने की वजह से वो प्रॉब्लम का इफेक्ट हमारे बॉडी पर दिखता है। साइकोसोमैटिक यानी माइंड, साइको यानी माइंड, सोमैटिक यानी बॉडी, तो साइकोसोमैटिक यानी माइंड अनस्टेबल होने की वजह से उसका असर हमारे माइंड पर दिखता है। और फिर कई सारे लोगों को पेट में दुखना, हेडेक होना, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, ऐसे कई सारी बातें एग्जाम के टाइम में होती है। दैट इज अ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, यानी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी पर भी उसका असर दिखता है, दैट इज कॉल्ड साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, सोम से आता है एपिसोम। ये कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल में, क्योंकि आपको 11वीं 12वीं में लगने वाला एपिसोम वाला कंसेप्ट। तो व्हाट इज एग्जैक्टली द एपिसोम, होता क्या है बच्चों? तो ध्यान में रखना कि यहाँ पर दो कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ। एक कंसेप्ट होता है प्लाज्मिड और एक कंसेप्ट होता है एपिसोम। तो प्लाज्मिड मतलब क्या होता है बच्चों की, जैसे आप बैक्टीरिया देखेंगे तो बैक्टीरिया में मेन डीएनए होता है, लेकिन मेन डीएनए के अलावा यहाँ पर छोटा छोटा ऐसे स्मॉल सर्कुलर डीएनए होते हैं। दैट दिस स्मॉल सर्कुलर डीएनए को कहा जाता है प्लाज्मिड, इसे कहा जाता है प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया सेल के अंदर, बैक्टीरिया आपको पता है जो प्रोकारियोट है, बैक्टीरिया प्रोकारियोट होने की वजह से अपार्ट फ्रॉम दैट कैन से आप देखोगे कि उसके अंदर एक मेन सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन मेन सर्कुलर डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अभी थोड़ा एक कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि इन सारे कंसेप्ट का हमें आगे चलकर बहुत काम है। तो एक आपके लेवल में पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो बैक्टीरिया में एक मेन सर्कुलर डीएनए के अलावा एक छोटा सर्कुलर डीएनए होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड, और ये प्लाज्मिड है। अभी अगला पार्ट देखते हैं कि प्लाज्मिड और दूसरा पार्ट है एपिसोम। तो आप यहाँ पर देख रहे कि आप देखते कि एपिसोम का कंसेप्ट क्या होता है और प्लाज्मिड का कंसेप्ट क्या होता है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये प्लाज्मिड जब इसके साथ परमानेंटली इंटीग्रेट हो जाता है, व्हेन प्लाज्मिड इज गेट परमानेंटली इंटीग्रेट विद द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड एज अ एपिसोम, तब उसे एपिसोम कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, कैन बी इंटीग्रेट विद द क्रोमोसोमल डीएनए, कैन बी मतलब ये हमेशा ध्यान रखना ये प्लाज्मिड अलग होता है और ये इसके साथ इंटीग्रेट हो सकता है, लेकिन एपिसोम का होता है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड डीएनए। एपिसोम में प्लाज्मिड हमेशा डीएनए के साथ, जब प्लाज्मिड हमेशा डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, ये बैक्टीरिया का मेन डीएनए जब प्लाज्मिड बैक्टीरियल डीएनए के साथ ऑल द टाइम इंटीग्रेट रहेगा, तब इसे एपिसोम कहा जाता है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस इट इज कॉल्ड व्हाट, एपिसोम, इसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तब इसे जाके हम क्या कहते हैं बच्चों, एपिसोम। तो एपिसोम मतलब क्या आता है, इट इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड विद डीएनए, व्हेन प्लाज्मिड इज ऑलवेज इंटीग्रेटेड विद द मेन डीएनए, जब इसके साथ हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा
तब इसे एपिसोम कहा जाएगा। और जब उसके साथ ऑप्शनल तरीके से हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या इसके साथ जुड़ भी सकता है, देन इट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बैक्टीरियल डीएनए और प्लाज्मिड दोनों का रिप्लिकेशन जो है वो अलग अलग तरह से हो रहा है, बोथ विल रिप्लिकेट सेपरेटली। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि एपिसोम एक ऐसा प्लाज्मिड है जो प्लाज्मिड हमेशा बैक्टीरियल डीएनए के साथ कंबाइन होके बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड ऑलवेज रिप्लिकेट विद द मेन बैक्टीरियल डीएनए एंड दैट इज कॉल्ड एपिसोम। ये दो कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्लाज्मिड मतलब बैक्टीरिया में जो मेन सर्कुलर डीएनए, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एडिशनल सर्कुलर डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। कई बार आप मार्केट में जाते हो और वहाँ पर आपको 200 ml के साथ एक 50 ml की शैम्पू की बॉटल ऐसे एक साथ रैपर में रहती है, जैसे मैंने 200 ml और 50 ml इनको एक साथ ऐसे रैपर में बांध देते हैं, मतलब इस पर ये फ्री होती है, बड़ी बोतल पर छोटी बोतल फ्री है। बिल्कुल उसी तरह से बैक्टीरिया में मेन सर्कुलर डीएनए लार्जर होता है, उसके अलावा एक छोटा सा सर्कुलर डीएनए उसके साथ होता है एंड दैट स्मॉलर सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। अगर वो ऑप्शनल लेवल में इंटीग्रेट हो रहा है मेन डीएनए के साथ तो प्लाज्मिड रहता है, लेकिन अगर वो कंपल्सरी बैक्टीरियल डीएनए के साथ कंबाइन हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, तब इसको एपिसोम कहा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, प्लाज्मिड और एपिसोम का कंसेप्ट आप देख पा रहे हैं। अभी हम डिफरेंस अगर यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लाज्मिड एंड एपिसोम, द जेनेटिक स्ट्रक्चर इन द सेल विच कैन बी रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोम, independently of chromosome, typically a small circular DNA stand in the cytoplasm of prokaryotic cell। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिप्लिकेट होता है। कैसे रिप्लिकेट होता है? इट इज अ रिप्लिकेट इंडिपेंडेंट, डेनमार्क ना, इट इज अ रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट होता है, कैन रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ क्रोमोसोम। इंडिपेंडेंटली क्रोमोसोम मतलब आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आप देखते हो इस डायग्राम में, तो यहाँ पर ये प्लाज्मिड है बच्चों, ये प्लाज्मिड है, और आप देखिए कि ये अलग से रिप्लिकेट हो रहा है, अलग अलग, ये मेन सर्कुलर डीएनए है, तो इसका और इसका रिप्लिकेशन अलग अलग हो रहा है, इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट हो रहा है। जब प्लाज्मिड क्या होता है, मेन सर्कुलर डीएनए से इंडिपेंडेंट रिप्लिकेट होता है। ऑन द कॉन्ट्री अगर यहाँ पर देखोगे, ऑन द कॉन्ट्री अगर यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसे जेनेटिक एलिमेंट है विच कैन रिप्लिकेट एसोसिएट विद द क्रोमोसोम, एसोसिएट विद द क्रोमोसोम एंड विच इज बिकम इंटीग्रेटेड। वो हमेशा क्रोमोसोम के साथ ही रिप्लिकेट होते हैं। तो आप देखो दे ऑलवेज रिप्लिकेट। यहाँ पर देखोगे कि ये इसके साथ इंटीग्रेट हो चुका है, ये इसे क्रोमोसोम कहा जाता है। ये मेन सर्कुलर डीएनए को ऐसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहा जाता है, ये बैक्टीरियल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर ये हमेशा इसके साथ ही कंबाइन होकर ही रिप्लिकेट होता है। इट इज ऑलवेज एसोसिएट विद द मेन सर्कुलर डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए के साथ एसोसिएट होता है, और बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही अगर ये रिप्लिकेट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एपिसोम। तो प्लाज्मिड मेन डीएनए से इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट होता है, इसका रिप्लिकेशन अलग, इसका रिप्लिकेशन अलग। ऐसा जब हो रहा है तो इसे प्लाज्मिड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लाज्मिड मेन डीएनए के साथ क्या हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है, और इंटीग्रेट होने के बाद दोनों भी एक साथ रिप्लिकेट हो रहे हैं, दोनों भी एक साथ ही रिप्लिकेट होते हैं। इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन है। अगर इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन होना है, डबल होना, इस केस को प्लाज्मिड कहा जाएगा, और यहाँ पर इसे एपिसोम कहा जाएगा। तो एपिसोम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड विद डीएनए, यानी बैक्टीरियल डीएनए के साथ जो परमानेंटली इंटीग्रेटेड होता है, तब इसे एपिसोम कहा जाता है। आई थिंक यू अंडरस्टूड हियर द डिफरेंस। ओके, तो जनरली आप देखोगे कि इस तरह से प्रेजेंट होता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 12वीं में लगता है कि प्लाज्मिड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। प्लाज्मिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था जोशुआ लिडरबर्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो प्लाज्मिड को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किसने किया था, तो प्लाज्मिड फर्स्ट टाइम डिस्कवर बाय द जोशुआ लिडरबर्ग इन 1952 में प्लाज्मिड को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, एंड दैट इज डिस्कवर्ड बाय जोशुआ लिडरबर्ग इन 1952। द प्लाज्मिड वाज फर्स्ट डिस्कवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है नीट के हिसाब से, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए और उसको डिस्कवर करने का जो है क्रेडिट गोज टू जोशुआ लिडरबर्ग। ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगर आप ध्यान में रख पाए तो आपका बहुत सारा काम आगे चलकर आसान हो जाएगा। तो एपिसोम को किसने डिस्कवर किया, तो एपिसोम वाज डिस्कवर बाय कैंसियर। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो फ्रांकोइस, यहाँ पर फ्रांकोइस जैकब एंड इले और इले विलम, ओके,
तो फ्रांसिस जैकब इले और ओलमन डेनबर्ग ना कि इन्होंने इसको डिस्कस किया था कब 1958 में। तो यहाँ पर एपीसोम की डिस्कवरी भी आपको इस तरह से ध्यान में रखना है बच्चों। नाउ ए प्लाज्मिड मेनली प्रेजेंट इन प्रोकारियोट में होते हैं प्लाज्मिड ज़्यादातर, लेकिन एपीसोम जो होते हैं एपीसोम प्रेजेंट इन प्रोकारियोट एज वेल एज व्हाट यूकारियोट। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये प्रोकारियोट यूकारियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपने एक बेसिक डिफरेंस यहाँ पर देखा हुआ है। जनरली जो प्लाज्मिड होते हैं प्लाज्मिड्स आर स्मॉलर होते हैं जबकि एपीसोम्स आर लार्जर होते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और प्लाज्मिड जो होता है रिप्लिकेट एटोनॉमसली क्योंकि इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट होता है, जबकि एपीसोम जो होता है रिप्लिकेट एटोनॉमसली और इन एसोसिएट्स विद द क्रोमोसोम। तो इस तरह रखना कि वो क्रोमोसोम के एसोसिएट भी क्या होता है यहाँ पर इस तरह से रिप्लिकेट होता है बच्चों। एंड यूज एज ए एलिमेंट फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन। प्लाज्मिड को हम जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं। आप देखते हैं ना बच्चों, एक ब्रांच से आगे चलकर जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी एक ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जीन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जीन को हम जब मॉडिफाई करते हैं तो जीन को हम मॉडिफाई करने के लिए प्लाज्मिड को यूज करते हैं। ये टॉपिक मैंने जानबूझ के आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया ताकि अभी से आपका बेस बने। एंड दिस इज़ अ रियल नीट प्रिपरेशन, दिस इज़ अ रियल नीट प्रिपरेशन है। ये सारे टॉपिक आपको लगने वाले हैं, अभी से आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूँ। आगे चलकर ये जो वीडियोज़ है आपको बार बार देखने पड़ेंगे, जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी वैसे आप देखोगे। बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट इसके अंदर हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। ओके, और यहाँ पर देखोगे कि जेनिपुलेट मैनिपुलेशन के लिए जेनेटिक मैनिपुलेशन मतलब चेंज करना, हम ऑर्गेनिज्म को जीन को चेंज करते हैं। ओके, जैसे आपने सुना बीटी कॉटन, तो बीटी कॉटन का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? चलो एक सवाल आपको दे देता हूँ, ये दिस इज रियल एंट्रेंस एग्जाम है कि नहीं। तो बीटी कॉटन का लॉन्ग फॉर्म मुझे आप बताने वाले हो। तो कई बार आपको मार्केट में आपने सुना होगा इस तरह से लिखा जाता है बीटी कॉटन। सो व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ बीटी हियर, ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। अभी आपको सर्च कैसे करना है आपको आना चाहिए। नाउ यू शुड हैव द सर्चिंग मेथड्स, आपके पास सर्चिंग मेथड्स होनी चाहिए। ओके, इसमें आप टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ बीटी कॉटन, ये आपको मुझे बताना। उसमें से खास करके बीटी के बारे में आप मुझे बताओगे। यहाँ पर जो होता है इनके साथ एपिसोम में डीएनए इन सम यू कैन से लाइसोजेनिक बैक्टीरिया यू कैन से बैक्ट्रोफाज एक्ट एज अ एपिसोम विल बी देयर। तो डीएनए इन सम लाइसोजेनिक बैक्ट्रोफाज एक्ट एज a episome and that is integrating into the genome and persistent as what प्रोफेजेस आर देयर। तो प्रोफेजेस मतलब अर्ली स्टेजेस ऑफ वायरसेस को प्रोफाजेस कहा जाता है। तो फाज ये जो शब्द आता है ना बच्चों, ध्यान में रखना, फाजेस मीन्स इसका मतलब भी वायरस होता है, इसका मतलब वायरस होता है। फाज मतलब वायरस, इसका मतलब होता है। तो पॉइंट आप देखेंगे कि फाज का मतलब जो होता है वायरस होता है बच्चों यहाँ पर। तो यू कैन सी हियर, तो फाज का मतलब जो होता है वायरस होता है। ये शब्द आपको कई बार यहाँ पर यूज़ करने मिलेगा। फाज का मतलब वायरस होता है। और बैक्ट्रोफाज आपने देखा है, बैक्ट्रोफाज मतलब जो वायरस विच अटैक ऑन द बैक्टीरिया सेल, जो बैक्टीरिया सेल पर अटैक करते हैं उन्हें बैक्ट्रोफाज कहा जाता है। इस प्रकार की डायग्राम आपने देखी होंगी वायरस की। ओके, दिस आर द बैक्ट्रोफाजेस आर देयर एंड दिस बैक्ट्रोफाजेस विल अटैक ऑन व्हाट, बैक्टीरिया सेल पर ये अटैक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक शब्द आ गया कौन सा, लाइसोजेनिक। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइसोजेनिक। तो आपके लिए छोड़ देता हूँ ये शब्द की, यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग एट व्हाट इज अ लाइसोजेनिक बैक्ट्रोफाज। थोड़ा सा आपका टेस्टिंग करते हैं, आपको सर्चिंग आदत लगाते हैं। तो यहाँ पर लाइसोजेनिक बैक्ट्रोफाज का मतलब क्या है, यू हैव टू टेल मी। ओके, तो इस तरह से मैंने एपिसोम और प्लाज्मिड का कंसेप्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अभी फिर से एक बार देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड्स एंड एपिसोम। तो यहाँ पर देखिए, प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर बॉडी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो छोटा सा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये बैक्टीरिया है, इसका ये मेन डीएनए है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको मिलता है, इसे कहते हैं हम प्लाज्मिड कहते हैं बच्चों। और एपिसोम क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है एंड विच इज अ वी कैन से एग्जिस्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ डीएनए फॉर सम टाइम एंड इंटीग्रेटेड विद द जीनोमिक डीएनए। ओके, तो थोड़ी समय के लिए ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है, लेकिन बाद में ये मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इट विल इंटीग्रेट आफ्टरवर्ड्स विद द मेन डीएनए, जाके मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। और ध्यान रखना कि एपिसोम, इन्हें एपिसोम और नॉन इसेंशियल जेनेटिक एलिमेंट, नॉन इसेंशियल जेनेटिक एलिमेंट मतलब इनके अंदर, एपिसोम के अंदर ऐसे कोई फीचर्स नहीं है जिससे, जैसे बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं इसके अंदर ऐसे कोई इसेंशियल ऐसे कोई जीन नहीं जो बैक्टीरिया को सर्वाइव होने के लिए नेसेसरी है। यानी बैक्टीरिया को सर्वाइव होने के लिए जो सारे जीन लगते हैं
वो मेन जीन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेन डीएनए पर, और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को जैसे ये नॉन इसेंशियल जेनेटिक एलिमेंट है, यानी इसके अंदर जो भी जीन है वो बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होते नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड एपिसोम, इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर और एक पॉइंट है बच्चों कि एपिसोम को हम ट्रांसपोजॉन भी कहते हैं, एपिसोम ऑल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसपोजॉन्स, ओके, या फिर इंसर्शन सीक्वेंसेस को भी क्या कहते हैं बच्चों, हम एपिसोम कहते हैं। अभी इंसर्शन सीक्वेंस आप यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में ध्यान में रखिए कि एपिसोम के दो अल्टरनेट नेम आपके सामने आ गए। पहला अल्टरनेट नेम इंसर्शन सीक्वेंस, दूसरा अल्टरनेट नेम ट्रांसपोजॉन, और तीसरा अल्टरनेट नेम दिस इज कॉल्ड मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। यानी एपिसोम को 3 अल्टरनेट नेम आपके सामने यहाँ पर आए, आपको इसे कलेक्ट करना अच्छी तरह से। तो एपिसोम को 3 अल्टरनेट नेम यहाँ पर आपके सामने आ गए। तो व्हाट आर द 3 अल्टरनेट नेम्स आर देयर? तो हमने कहा कि एपिसोम इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, एपिसोम के 3 अल्टरनेट नेम आपके यहाँ पर सामने आ चुके हैं। पहला इसे कह सकते हैं आप ट्रांसपोजॉन, द फर्स्ट इज कॉल्ड, इसे हम ट्रांसपोजॉन कह सकते हैं। दूसरा हम इसे इंसर्शनल सीक्वेंस कह सकते हैं, और तीसरा हम इसे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो एपिसोम हैज़ गॉट 3 अल्टरनेट नेम्स। ये मैं आपका बेस बना रहा हूँ, आगे चलकर ये सारे कंटेंट आपको आने वाले हैं। तो यही से हम शुरुआत करते हैं कि एपिसोम के 3 अल्टरनेट नेम कौन से बच्चों? एपिसोम का पहला अल्टरनेट होता है ट्रांसपोजॉन, एपिसोम का दूसरा अल्टरनेट होता है इंसर्शन सीक्वेंस, एपिसोम का तीसरा अल्टरनेट होता है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल जेनेटिक मतलब एक्चुअली इन्हें ट्रांसपोजॉन, और एक चौथा नाम भी मैं आपको दे देता हूँ, इसे कहते हैं जंपिंग जीन। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ व्हाट, जंपिंग जीन्स इन्हें कहा जाता है। तो हाउ मेनी अल्टरनेट नेम्स आर देयर? यहाँ पर कुल मिला के 4 अल्टरनेट नेम आपके सामने आगे बच्चों कि एपिसोम्स आर ट्रांसपोजॉन, एपिसोम्स आर इंसर्शन सीक्वेंस, एपिसोम्स आर जंपिंग जीन, एंड एपिसोम्स आर व्हाट, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स आर देयर। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है बच्चों, ओके। अभी ये भी टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर देखी। अभी हम टर्म्स की तरफ अगर चलते हैं यहाँ पर, तो वी आर लुकिंग फॉर द टर्म्स, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों। तो अभी तक हमने यहाँ पर एपिसोम के बारे में बात की है। बाद में सुपर मतलब अबो होता है, ओहर होता है, तो सुपेरियर और सुपेरियर या सुपरवाइजर आप कह सकते हैं। कई बार आपको सुपेरियर, इन्फीरियर इस प्रकार के वर्ड आपको आते बच्चों। तो इंट्रो का मतलब होता है, दैट इज दैनिक इंट्रो मतलब विद इन होता है। तो इंट्रोडक्शन, इंट्रोवर्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। इंट्रो मतलब विद इन, मतलब किसी चीज के अंदर ही अगर है, विद इन दैट इज कॉल्ड इंट्रो कहा जाता है। डी मतलब डाउन होता है, अवे होता है, जिसे डिक्लाइन, डिप्रेस वगैरह शब्द को आप देख सकते हैं कि डी का मतलब डाउन होता है। डिक्रीज मतलब आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब डी लगने से क्या होगा, डाउन हो चुका है। तो इस तरह से देखते हैं कि प्लाज्मोलिसिस एंड डी प्लाज्मोलिसिस, ऐसे कई सारे शब्द आते हैं बच्चों। ई एक्स मतलब आउट ऑफ या फॉर्म होता है, जैसे आप एग्जिट या एक्सपोज इसे कह सकते हैं। तो आउट ऑफ या इसे फॉर्म कहा जाता है, दैट इज ई एक्स इसे कहा जाता है। नेफ्रो शब्द का मतलब किडनी होता है बच्चों। तो यहाँ पर नेफ्रो का मतलब किडनी, जैसे आप इसे नेफ्रॉन, नेफ्राइटिस। अभी नेफ्रॉन मतलब आपको होता है बच्चों, और नेफ्राइटिस मतलब क्या आता है, आइटिस शब्द जो है ना बच्चों, आइटिस शब्द का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन आना। तो कई सारे जगह पर आपको आइटिस शब्द से एंड वाले शब्द मिलेंगे। नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन का अगर सूजन आती है तो इसे नेफ्राइटिस कहा जाता है। या फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। आप देखोगे बच्चों ये नेफ्रॉन है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। अभी आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन दिस इज अ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। किडनी जो यूरिन बनाने का काम करते हैं, तो एग्जैक्टली यूरिन बनता किस में, यूरिन हमारे नेफ्रॉन में बनता है। तो आपको एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी ऐसे कुछ डायग्राम आपको पहले से ड्रॉ करने की आदत चाहिए, इसके लेवल आपको पता करने चाहिए। तो ये ध्यान में रखें कि नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, और यहाँ पर यूरिन बनने जा रहा है। आप 10वीं में आपने सीखा है कि यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, और यहाँ पर रिनल ट्यूब्यूल इसे कहते हैं, इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, इसे डीसीटी कहते हैं। और
कलेक्टिंग ट्यूबल्स होके यहाँ पर फाइनल यूरिन बनता है बच्चों। तो एग्जैक्टली हमें आगे चलकर डिटेल सीखना है। देखिए एक नेफ्रॉन की डायग्राम आपके सामने यहाँ पर है। तो नेफ्रॉन जो होता है इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ध्यान रखना कि नेफ्रॉन जो होता है इट इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ किडनी। और नेफ्रॉन का एक अल्टरनेट वर्ड होता है बच्चों। क्या आप मुझे बता पाओगे कि व्हाट इज अल्टरनेट नेम ऑफ नेफ्रॉन? बताओ फटाफट, नेफ्रॉन का अल्टरनेट नेम क्या है? तो नेफ्रॉन को कहा जाता है यूरिनिफेरस ट्यूबल, ध्यान रखना इसे कहा जाता है, दैट इज यूरिनिफेरस ट्यूबल। यूरिनिफेरस ट्यूबल इसे कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको देखना है, इसे यूरिनिफेरस ट्यूबल भी कहा जाता है। तो आपको एक मैं अगला सवाल पूछता हूँ, अगर नेफ्रॉन को अगर हम यूरिनिफेरस ट्यूबल कहते हैं तो सेमिनिफेरस ट्यूबल कहाँ पर प्रेजेंट होती है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल हमारे बॉडी में कहाँ पर होती है? सवाल क्या था हमारा? सेमिनिफेरस ट्यूबल, ध्यान रखना पर। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल कहाँ पर होता है? सेमिनिफेरस ट्यूबल हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज अ पोजीशन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबल, इस तरह से आप इसे ढूंढ सकते हो। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। इस तरह से ये जो पार्ट था हमारा टर्म्स से रिलेटेड यहाँ का, ये जो चार्ट था हमारा पास किडनी यानी नेफ्रो वाला पार्ट, तो नेफ्रो तक का हिस्सा हमने यहाँ पर कवर कर लिया बच्चों। तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, नेफ्रो से रिलेटेड वाला पॉइंट हमने यहाँ पर ऐसे कवर कर लिया है। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि दिस इज अ कंडीशन, आप देख पा रहे हैं कि जो क्या दिख रहा है, तो ये हार्ट है बच्चों। जब हार्ट को ट्रांसप्लांट करना होता है और एक जगह से दूसरे जगह पर उसको पहुँचाया जाता है, तो उसको एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर रखा जाता है और जिसमें हार्ट वर्किंग फेज में रहता है। और हार्ट किस तरह से वर्किंग फेज में रखा गया है? ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ हार्ट। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से इसे वर्किंग फेज में रखा जाता है। और आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से इसको उस कंडीशन में रख के फिर उसको दूसरे किसी पर्सन के बॉडी में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यहाँ पर एक बढ़िया तरह से आप देख पा रहे हैं बच्चों कि हार्ट को किस तरह से यहाँ पर रखा जाता है। अभी यहाँ पर आप देखोगे कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है, या दोनों, या नन ऑफ दिस है? तो बताइए इसका आंसर क्या है? ह्यूमन हार्ट न्यूरोजेनिक है, मायोजेनिक है, या दोनों है, या नन ऑफ दिस है? तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं बच्चों कि दिस इज अ क्वेश्चन कि ह्यूमन हार्ट इज न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, बोथ ऑफ दिस और नन ऑफ दिस। ये बढ़िया से आप यहाँ पर देखोगे तो मुझे इसका आंसर आपको बताना है। अब इसका बेस अगर हम देखते बच्चों तो एक्चुअली ध्यान रखना कि हमारा हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल से बनता है। तो कार्डियक मसल जो होती है वो मायोजेनिक होती है। मायो का मतलब मसल होता है बच्चों। यहाँ पर बेसिक वर्ड है मायो। तो मायो एक वर्ड होता है मायो और दूसरा वर्ड होता है सार्को। तो ये दोनों का मतलब, और इसमें और एक वर्ड होता है बच्चों मोटार। तो इन तीनों शब्द का मतलब मसल होता है। इन तीनों शब्द का मतलब मसल होता है, मायो, सार्को या मोटार। तीनों का मतलब क्या होगा? तीनों का मतलब मसल होता है। तो मायोजेनिक, जेनिक यानी प्रोड्यूस करना, यानी हमारा जो हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से बनता है। और ये जो रिदम होता है हमारे हार्ट के अंदर, सिस्टोल डायस्टोल, ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन खुद हमारी हार्ट की मसल ही जनरेट करती है। और जब ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारे हार्ट की मसल ही जनरेट करती है तो उसे कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। तो उसे कहा जाता है मायोजेनिक हार्ट। नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट, तो मायोजेनिक होती है, कार्डियक मसल मायोजेनिक नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट एंड डजंट नीड टू रिसीव इम्पल्स, यानी कार्डियक मसल को बाहर से इम्पल्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी कार्डियक मसल खुद ही इम्पल्स जनरेट करती है। और हमारे कार्डियक मसल में जहाँ पर ये जनरेट होते हैं इम्पल्स, इसे कहा जाता है साइनो ऑरिकुलर नोड। और ये साइनो ऑरिकुलर नोड को ही हम कहते हैं बच्चे, इसे कहते हैं पेस मेकर। क्या करें इसे कहते हैं पेस मेकर कहते हैं। कुछ लोगों में जब ये नेचुरल पेस मेकर डिस्टर्ब हो जाए तो आर्टिफिशियल पेस मेकर हम यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से वो यहाँ से ट्रांसफर होती है बाकी पार्ट में। तो ह्यूमन हार्ट एक मायोजेनिक हार्ट है, नीड टू कोऑर्डिनेट द कॉन्ट्रैक्शन विद द पेस मेकर। और यहाँ पर पेस मेकर को साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। तो हमारे हार्ट का जो हार्ट बीट चल रहा है, जो रिदम चल रहा है, वो जनरेट कहाँ से होता है? ऐसे नोड, इसे साइनो ऑरिकुलर नोड या ऐसे नोड भी कहा जाता है। बाद में आप इसको डायग्राम को अच्छे से देख सकते हो कि यहाँ पर किस प्रकार के नोड यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन आज हमारा जो मेन पॉइंट है कि ह्यूमन हार्ट ये मायोजेनिक हार्ट है, ये पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है बच्चों कि किस तरह से ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कह सकते हैं। तो हमारा जो सवाल था यहाँ पर आंसर क्या आ गया बच्चों? इसका आंसर आ गया ह्यूमन हार्ट इज़ व्हाट, मायोजेनिक हार्ट है। तो इस तरह से आप इसे देखोगे। अभी मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक में डिफरेंस क्या आता है बच्चों कि न्यूरोजेनिक हार्ट इज अ बीटिंग रिदम इज अ सेट थ्रू द नर्व इम्पल्सेस,
यानी नर्वस सिस्टम जब इम्पल्स जनरेट करती है तब उसे न्यूरोजेनिक हार्ट कहा जाता है, और खुद हार्ट की मसल जब इम्पल्स जनरेट करती है तो उसे मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट में स्पेशलाइज कंडक्टिंग मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसे नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, और ऐसे नोड होने की वजह से हमारा हार्ट खुद इम्पल्स जनरेट करता है, और ऐसे हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। जनरली ये न्यूरोजेनिक हार्ट आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा मेंबर्स में होता है, जैसे आप कॉकरोच और आप यहाँ पर अर्थोम को ले सकते हैं, लेकिन जो इनवर्टिब्रेट, इन सम वर्टिब्रेट एज वेल एज ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट के अंदर हार्ट जो होता है मायोजेनिक होता है बच्चों, यानी हार्ट जब खुद ही रिदम डेवलप करता है तो इसे मायोजेनिक कहा जाता है। यहाँ पर आप न्यूरोजेनिक हार्ट में जाएंगे तो हार्ट रिमूव फ्रॉम द वॉट, हार्ट जैसे आप बॉडी के बाहर हार्ट निकाल दे तो उसका रिदम जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। यहाँ पर बॉडी के बाहर हार्ट निकालने के बाद भी अप टू सर्टन टाइम हार्ट हमारा चलते रहता है, और इसी का फ़ायदा लेते बच्चों, इसी का फ़ायदा लेकर हम हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो हम उसको फिर अलग एक कंडीशन प्रोवाइड करके इस तरह से एक पर्टिकुलर स्टेज तक, हम पर्टिकुलर टाइम तक उसको लाइव कंडीशन में रखते हुए हम दूसरे पर्सन में क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर इस तरह से ध्यान में रखना है। तो अगला सवाल आपके लिए आता है बच्चों यहाँ पर कि हमने देखा कि मायोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बार बार आपको लगने वाली है। तो न्यूरोजेनिक मतलब जब नर्वस सिस्टम इम्पल्स जनरेट करेगी तो न्यूरोजेनिक, और जब खुद मसल इम्पल्स जनरेट करेगी इसे मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। तो कुछ टॉपिक मैंने ऐसे जानबूझकर आपके यहाँ पर लिए जो आपको आगे चलकर लगने वाले हैं, और अभी से आपके कंसेप्ट मुझे बिल्ड करना है, छोटे छोटे कंसेप्ट आपके बिल्ड करना है, और जब बिल्ड हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके सामने बच्चों था, हार्ट ऑफ कॉकरोचेज। देखिए हार्ट ऑफ कॉकरोचेज, हार्ट ऑफ कॉकरोच है मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिया है कि यहाँ पर हार्ट ऑफ कॉकरोच व्हाट मायोजेनिक है, न्यूरोजेनिक है, और यहाँ पर न्यूरोजेनिक या फिर नन ऑफ दिस है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि इस तरह से हार्ट ऑफ कॉकरोच कैसा होता है बच्चों, हार्ट ऑफ कॉकरोच इज व्हाट न्यूरोजेनिक होगा। कैसे होगा, न्यूरोजेनिक होगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखना कि हार्ट ऑफ कॉकरोच इज व्हाट न्यूरोजेनिक। तो बढ़िया सा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि हार्ट ऑफ कॉकरोच इज व्हाट न्यूरोजेनिक हार्ट। तो इस तरह से आप देखोगे कि कॉकरोच के अंदर न्यूरोजेनिक हार्ट होता है, और इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ पर इम्पल्स जो भी जनरेट होता है दैट इज जनरेटेड बाय व्हाट नर्वस सिस्टम में से इम्पल्सेस को क्या कर रही है, जनरेट कर रही है। तो आज के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं बच्चों, आज हम यहाँ पर रुकते हैं और आज का लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो इस तरह से हम एवरीडे टर्मिनोलॉजी को लेते हुए हम ओरिएंटेशन लेक्चर्स इसको कर रहे हैं। दीज आर द नीट एज वेल एज सीटी ओरिएंटेशन लेक्चर इसको आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हमें कॉम्पिटिटिव का अच्छे से क्या करना है बच्चों, प्रिपरेशन करना है। लेक्चर आपको टाइम में देखना है, नोट्स बनानी, नोट्स पीडीएफ में डालना है, प्रेजेंटी रेगुलर देना है, और लेक्चर बिल्कुल सही टाइम पर ही आपको देखना है। यानी अपने लेक्चर देखा नहीं देखा इस तरह का फ़ोन आपको आ सकता है, तो आपको नोट्स बना के विद इन टाइम, अगर नोट थोड़ी बाकी भी रह जाती है और आपका अगर आगे का क्लास है तो आप नोट्स को 6, 7, 8 बजे 7 बजे तक शाम को डाल सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। ओके, तो ये यहाँ तक मैंने आज को सीखा है। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।